हेलो गाइज, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल लीगल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित एक अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। मेरा प्रश्न है, सक्सेशन एवं उसके प्रकारों के बारे में बताइए। अंतर्राष्ट्रीय विधि में अधिकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुगो ग्रोसियस जी ने किया था। राज्य उत्तराधिकार की पृष्ठभूमि में रोमन विधि के नियम निहित हैं। रोमन विधि के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो विधिक दृष्टि में मृतक के अधिकार एवं दायित्व उसके उत्तराधिकार को चले जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि में राज्य उत्तराधिकार से अभिप्राय किसी राज्य के राज्य क्षेत्र पर किसी अन्य राज्य के प्रतिस्थापन से है। इसके अंतर्गत राज्य क्षेत्रीय परिवर्तन के फलस्वरूप एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति के अधिकार एवं दायित्व दूसरे व्यक्ति को अंतरित हो जाते हैं। प्रोफेसर ओपनहाइम जी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों का उत्तरदायित्व तब होता है जब एक या एक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति का स्थान या कतिपय परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। इस सक्सेशन ऑफ इंटरनेशनल पर्सन अकर्स व्हेन one or more international person take place of another international person in the consequence of certain changes in the latter's condition। प्रोफेसर फेनविक जी के अनुसार व्यक्तियों के समान राज्यों का भी उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि राष्ट्र भी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है और राज्य का उत्तरदायित्व सरकार के उत्तरदायित्व से पूर्ण रूप से भिन्न होता है। परंतु इस कथन की आलोचना की गई। आधुनिक युग में कुछ विद्वानों ने, जैसे कि प्रोफेसर स्टार्क जी, ब्रियरली जी ने इनकी आलोचना की है। प्रोफेसर स्टार्क जी के अनुसार उत्तराधिकार व्यक्तिगत विधि में हो सकता है। जहां व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका अधिकार एवं दायित्व उत्तराधिकारी को चले जाते हैं और राज्यों में ऐसा नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय विधि में इसका प्रयोग करना अनुचित है। नेक्स्ट वन इज उत्तराधिकार के प्रकार। राज्य उत्तराधिकारी दो प्रकार का हो सकता है। राज्य उत्तराधिकार दो प्रकार का हो सकता है। प्रथम, सार्वभौमिक उत्तराधिकार, दैट इज यूनिवर्सल सक्सेशन। सेकेंड वन इज आंशिक या भांगिक उत्तराधिकार, पार्शियल सक्सेशन। अब मैं इन्हें एक एक करके डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं पूर्ण उत्तराधिकार या सार्वभौमिक उत्तराधिकार। जब किसी एक राज्य का व्यक्तिगत पूर्णतः समाप्त हो जाता है तथा उसका स्थान किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति या राज्य द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, तब ऐसे उत्तराधिकार को सार्वभौमिक या पूर्ण उत्तराधिकार कहा जाता है। ऐसा निम्न अवस्थाओं में होता है, जैसे कि नंबर 1, विजय द्वारा। जब कोई राज्य अन्य राज्य का संपूर्ण क्षेत्र युद्ध में जीतकर प्राप्त कर लेता है, तब उसे विजय द्वारा सार्वभौमिक उत्तराधिकार कहा जाता है। दूसरा, संघ राज्य के निर्माण द्वारा। जब दो या दो से अधिक राज्य मिलकर परस्पर एक संघ राज्य बनाने के लिए सहमत हो जाए तो नए राज्य को जन्म दे देते हैं। 18वीं शताब्दी में जर्मनी राज्यों ने मिलकर एक जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया था। तीसरा, विभाजन द्वारा, बाय पार्टीशन। जब किसी राज्य के एक से अधिक हिस्से हो जाते हैं तो प्रत्येक विभाजित राज्य को अपने स्वयं के लिए सार्वभौमिक सत्ता प्राप्त हो जाती है। 1947 में ब्रिटिश भारत के पाकिस्तान और भारत नामक दो स्वतंत्र राज्यों का जन्म हुआ, जिससे भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग स्वतंत्र राज्य बन गए। 1948 में बर्मा एवं इंडोनेशिया का निर्माण हुआ। ये इसी के उदाहरण हैं। प्रोफेसर ओपनहाइम जी के अनुसार जब कोई राज्य अनेक हिस्सों में बढ़ जाता है तो इसके दो परिणाम हो सकते हैं। प्रथम, या तो सभी हिस्से पृथक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति या राज्य हो जाते हैं, या फिर ऐसे हिस्से को अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों द्वारा उपाबद्ध कर लिया जाता है। इन दोनों परिस्थितियों में पूर्ण उत्तराधिकार प्राप्त होता है। दूसरा प्रकार है आंशिक उत्तराधिकार। जब उत्तराधिकार प्राप्त करने वाले राज्य को पूर्वाधिकारी राज्य के संपूर्ण प्रदेशों की प्रभुत्वता या क्षेत्र में न मिलाया जाए तो वह उसके अंश का ही स्वामी बनता है। ऐसी अवस्था में आंशिक उत्तराधिकारी कहा जा सकता है। अतः जब किसी राज्य क्षेत्र का कोई भाग अपने मूल तत्व से अलग होता है और उसका मूल राज्य का व्यक्तित्व केवल उस सीमा तक प्रभावित होता है जिसके द्वारा राज्य क्षेत्र को अंतरित किया जाता है, तो यह आंशिक उत्तराधिकार कहलाता है। यह निम्नलिखित परिस्थितियों में हो सकता है, जैसे कि जब किसी राज्य का कोई भाग विद्रोह द्वारा या करार द्वारा या फिर समझौते द्वारा उससे अलग हो जाता है तो स्वतंत्रता प्राप्त कर एक पृथक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति या राज्य का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश का अभ्युदय। बांग्लादेश पाकिस्तान के विरुद्ध विद्रोह करके अलग हुआ और एक पृथक स्वतंत्र राज्य बन गया।
दूसरा उदाहरण हो सकता है जब एक राज्य का कुछ भाग दूसरे राज्य में मिल जाता है, तब भी ऐसा हो सकता है। तीसरा, जब पूर्वाधिकारी राज्य अपनी स्वतंत्रता का कुछ भाग संघात्मक राज्यों के साथ विलीन करके अपनी स्वतंत्रता का परित्याग कर दूसरे राज्य के संरक्षण में चला जाता है, तो विघटन द्वारा उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए 1938 में म्यूनिख ने चेकोस्लोवाकिया का विघटन करके इसी प्रकार से उत्तराधिकार प्राप्त किया था। यदि हम राज्य उत्तराधिकार के सिद्धांतों की बात करते हैं तो इसके निम्नलिखित सिद्धांत हो सकते हैं। पहला सिद्धांत हमारा हो सकता है थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल सक्सेशन, सार्वभौमिक उत्तराधिकार का सिद्धांत। ये सबसे पुराना सिद्धांत है। इसके अनुसार जब एक राज्य के स्थान पर दूसरा राज्य प्रतिस्थापित हो जाता है तो ऐसे राज्य उस राज्य के अधिकारों का प्रयोग एवं कर्तव्य का निर्वहन करता है जिसके स्थान पर वह प्रतिस्थापित हुआ है। अतः व्यवस्था ठीक उसी प्रकार से है जिस तरह से किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसका वारिस मृतक के सभी अधिकारों एवं कर्तव्यों को प्राप्त कर लेता है। यह सिद्धांत रोमन विधि से लिया गया है, अतः ग्रोसियस को इसका प्रतिपादक माना जाता है तथा यह गोटल जी के अनुसार इस सिद्धांत का अनुसरण किया गया है। दूसरा सिद्धांत हमारा हो सकता है निरंतरता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी। इस सिद्धांत का श्रेय मेयर हाबर जी को जाता है। यह सार्वभौमिक सिद्धांत का ही एक संशोधित रूप है। इस सिद्धांत के समर्थकों की मान्यता यह है कि उत्तराधिकार का सिद्धांत एक सामान्य सिद्धांत है। इसका संबंध न तो व्यक्तिगत विधि से है और न ही सार्वजनिक विधि से है। यह सिद्धांत राज्यों की निरंतरता पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी राज्य की सरकार में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप राज्यों की विधिक व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत किसी राज्य की सरकार बदल जाती है तो इससे संधि समाप्त नहीं होती। ऐसी संधि को नई सरकार द्वारा अधिकार एवं दायित्वों के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। लेकिन यदि किसी राज्य का दूसरे राज्य में विलय हो जाता है तो ऐसे राज्य की संध्या स्वतः प्रभावहीन हो जाती है। तीसरा सिद्धांत हमारा हो सकता है नेगेटिव थ्योरी या नकारात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार उत्तराधिकार राज्य द्वारा पूर्ववर्ती राज्यों के व्यक्तिगत को ग्रहण नहीं किया जाता, क्योंकि उत्तराधिकारी राज्य किसी भी प्रकार से पूर्ववर्ती राज्य के अधिकारों एवं कर्तव्य का सम्मान करने के लिए आबद्ध नहीं है। अतः पूर्ववर्ती राज्य का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व उसके समापन के साथ लुप्त हो जाता है। ये सब मैंने उत्तराधिकार के बारे में बताया है। यहाँ मैंने उत्तराधिकार की परिभाषा, उसके प्रकार एवं उसके सिद्धांतों की व्याख्या की है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.